स्मोक का रोग खत्म ना हो सका। पंजाब में निजाम जिंदगी मुतासिर, छोटे बड़े शहरों में स्मोक की चादर तन गई। लाहौर आलूदगी के एतबार से मुल्क में पहले नंबर पर, मुल्तान की दूसरी पोजीशन, पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, उकाड़ा, विहाड़ी में भी स्मोक और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना, मोटरवे M3 फैजपुर, M2 M3 जंक्शन, M5 रोहड़ी तारही मियार खान इंटरचेंज, M5 ठोकर न्याज बेगता सामपाल चौक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध और स्मोक की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवेज तर्जमान के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। मुसाफिर दिन के औकात में सफर करने को तरजीह दें। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात करें तो मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस का आगाज। कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब। कहते हैं मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। बाकू आज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस के मौका पर मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर पिघलने की तकारीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तानी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। In order to spur some transparency and coordination into the financial commitments made to developing countries under climate transfers, Pakistan alongside many other developing countries वज़ीर आज़म का कहना था, ग्लेशियर्स पीने के पानी का बहुत बड़ा जरिया है। पाकिस्तान में ग्लेशियर से 90% पानी हासिल होता है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। मुस्तकबिल में पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इंसानियत के बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की पज़ीर ममालिक को 2030 तक $6000 अरब की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि स्मोक का मसला रातों रात मुल्क में हल नहीं हो सकता। स्मोक का मसला जल्द हल करेंगे। 6 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की आ रही है। एयर पंजाब सर्विस लॉन्च करनी चाहिए, इस पर सोच विचार चल रही है। नवाज शरीफ की साबिका हुकूमत के बाद ये पहली दफा महंगाई में कमी देखने को मिल रही है। से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत ऐसा आपकी पिछली हुकूमत थी, उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिलता है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी हो। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकले। हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म हो। मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाला है और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत नौजवान नस्ल को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर रही है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आगे बढ़ रही है। सिंध में सैलाब से 30 लाख खानदान बेघर हो गए थे। पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से सिंध का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़कर जाएं। हुकूमत ने फैसला किया है कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। 20 लाख से ऊपर लोग बेघर हो गए, खानदान लोग नहीं। क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उनके विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर मुल्क, एक बेहतर सूबा छोड़ के जाएं और फिर आगे फ्यूचर आप हैं तो आपने इंशाल्लाह ताला उसको लेके आगे चलना है। बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी आई थी, सैलाब आया था, उसके अंदर तकरीबन 1/3
بلکہ 2/3 کے قریب ہمارا صوبہ پانی کے اندر تھا. حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر دوبارہ بنائیں گے اپنے لوگوں کے لیے. پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت کے ساتھ اگر تعلقات بگڑے ہیں تو سنوارے جا سکتے ہیں. بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی نے ملک میں بدتمیزی کے کلچر کو متعارف بھی کروایا ہے. نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگایا گیا. پی ٹی آئی حکومت کا ملک میں کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں. معیشت کی بہتری کے لیے شہباز شریف نے بے پناہ اقدامات کیے. پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے. پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں تیزی سے کمی آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی کہ ہندوستان ٹیم پاکستان آتی کھیلتی، لیکن انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گا وقت ایسا. وہ پہلے 1.5 ارب درخت کو یہ دکھائیں. پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے وہ 1.5 ارب درخت ہے کہاں پہ، وہ 50 لاکھ نوکریاں کہاں پہ ہیں، وہ 300 ڈیم کہاں پہ ہیں. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. ایک بتا دیں منصوبہ جس کا انہوں نے کوئی افتتاح کیا ہو. ہمارے تعلقات ہر ملک کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. ہم نے کسی سے خراب تعلقات رکھتے کرنا کیا ہے بھائی؟ کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوتا. اطمینان ہے جو ہمارے دل کے بہت نزدیک ہے. غالباً کل پرسوں دیکھا نا. بات یہ کہ تمیزی کا کلچر کی بنیاد ایسی پارٹی نے رکھی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے. اور اس بدتمیزی کے کلچر کو انہوں نے اپنے حکومت کے دوران بھی پروموٹ کیا. تو یہ تو ہمارا نہ دین سکھاتا ہے، نہ مذہب سکھاتا ہے، نہ اسلام یہ بات سکھاتا ہے، نہ قرآن سکھاتا ہے. نادرا کی بات کریں تو 27 لاکھ پاکستانیوں کا نادرا سے ریکارڈ چوری ہو گیا. چیئرمین نادرا کا اعتراف. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں دوران چیئرمین نادرا کی بریفنگ. چیئرمین نادرا نے کہا کہ وفاقی حکومت کا چیئرمین اور بورڈ کی تعیناتی کے علاوہ کوئی عمل دخل نہیں. نادرا کی تمام تعیناتیاں نادرا حکام کرتے ہیں. نادرا کے اندر کئی ایسی تعیناتیاں ہوئیں جو ایڈورٹائز نہیں ہوئیں. بہت سے افسران نے اپنی ڈگریاں بعد میں مکمل کیں. ہمارا ایجنٹ 57 ارب جس کا 87% تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. زرتاج گل بیان پر حیران رہ گئی. کہا کہ نگران حکومتوں نے تعیناتیاں کیسے کیں؟ جن افسران کو نادرا سے نکالا گیا کیا سیکیورٹی وجوہات تھیں؟ افسران کے کون سی ڈگریوں کے ایشوز تھے؟ 53 ارب روپے ریونیو میں سے اخراجات کیا ہیں؟ ہمیں بتایا جائے. کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا 6 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے روسٹر جاری کر دیا. جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے. آئینی بینچ 14 نومبر سے سماعت کا آغاز کرے گا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا. 6 رکنی آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے. بینچ 14 نومبر 9:30 بجے آئینی کیسز کی سماعت کرے گا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے کیسز کی سماعت کے لیے روسٹر جاری کر دیا. جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی اور جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے. جسٹس عائشہ ملک 14 اور 15 نومبر آئینی بینچز کے لیے دستیاب نہ ہونے پر ججز کمیٹی نے دستیاب 6 ججز پر آئینی بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے آئینی بینچ سے متعلق ججز کمیٹی کا اجلاس جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ہوا. جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے بذریعہ ٹیلی فون اجلاس میں شرکت کی. رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان نے ججز کمیٹی کو آئینی مقدمات پر بریفنگ دی. آپ کو بتائیں کہ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسی پر حملے کے کیس میں نئی پیش رفت سامنے آ گئی. برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کا لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کا دورہ. پاکستان ہائی کمیشن کے افسران نے واقعے کے حوالے سے ڈپلومیٹک پولیس کو بریفنگ دی. ڈپلومیٹک پولیس نے واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی. ذرائع کے مطابق ڈپلومیٹک پولیس واقعے کی ویڈیوز اور CCTV فوٹیجز کے ذریعے تفتیش کا عمل آگے بڑھا رہی ہے. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسی برطانیہ میں کچھ ہفتے قیام کے بعد گزشتہ روز پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. یاد رہے کہ حملے کے وقت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسی ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے. تو دوسری جانب جن اساتذہ کو پروموشن چاہیے وہ ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں. وزیر تعلیم KP فیصل خان ترکئی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. وزیر تعلیم فیصل خان ترکئی اساتذہ کو کہتے ہیں کہ جن اساتذہ کو اپ گریڈیشن چاہیے، پیسے چاہیے تو وہ ہمارے احتجاج میں ہمارے ساتھ نکلیں. 2 لاکھ اساتذہ پچائی کی تحریک میں شامل ہوں گے تو ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے. استادوں کو 2 لاکھ استاد ہیں، آئیں ہمارے ساتھ تحریک میں ملیں. وفاق کو جو ہمارے پیسے ہیں، ہم ہر ہفتے جلسہ کرتے ہیں، ہر ہفتے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نکلیں، آپ کے پیسے چاہیے، آپ کو اپگریڈیشن پروموشن چاہیے، ہمارے احتجاج میں نکلیں، ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں. صوبے کے لیے جو پیسے جو وفاق نے 1600-1700 روپے روک کے رکھے ہیں، ہم کوئی شوق تو نہیں ہے ہمیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا پیسے ہیں لیکن ہم نہیں کرنا.
पीटीआई रहनुमाओं की बात करें तो बानी चेयरमैन पीटीआई से मिलने के लिए अडयाला जेल जाने वाले कई सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के कुछ देर के बाद रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद रिहा होने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर, असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद खान शामिल। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा बानी चेयरमैन पीटीआई से मिलने अडयाला जेल पहुंचे थे। इन्हें गिरफ्तार करके अडयाला चौकी में मुंतकिल किया गया था। ताहम आलिया हमजा बच निकलने में कामयाब हो गई थीं। पुलिस के मुताबिक तमाम रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से मुलाकात करने हम अडयाला जेल गए। अदालती अहकामात लेकर 2 बजे अडयाला जेल के गेट पर पहुंचे। जेल इंतजामिया से पूछा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी या नहीं। रियासती ओहदों के हामिल लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मैं और शिबली फराज जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। वज़ीर आज़म मरियम नवाज, IG पंजाब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजा में रखा। हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। इस वक्त उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं, हमने कहा हम लोग नहीं जाते, उस बंदे को लाओ जिसने हमें हिफ्ज़े बेजा में रखा है, उसको सामने लाओ। उन्होंने हमें वहां पे फिर बाहर किया, मैन हैंडलिंग की उन्होंने। हम लोग पूछते हैं शहबाज शरीफ से, हम लोग पूछते हैं मरियम नवाज से और इन जितने एहलकारों के जो रियासत के टूल्स हैं, जो हमारे औजार हैं, उन सारों से मैं पूछता हूं तुम लोगों की क्या जुर्रत है? तुम लोगों ने ये कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट किए हैं, पाकिस्तान में NRकी है। इस तरह गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हैं ये ऊंचे हथकंडे हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, नवंबर में बानी पीटीआई ने खुद कॉल देनी है, कोई नई बात नहीं। ये इस तरह जाली पर्चों पर गिरफ्तारियां करते हैं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था जिसे खुद ढूंढ रहा हूं। वज़ीर आज़म के मुशीर की बात करें तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी, फिर उसके बाद ये रोएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि लोग अफरा तफरी और इंतशार के हक में नहीं, इनकी कॉल पर कोई नहीं निकलेगा। इन्होंने कहा कि अल यमीन गंडापुर सर से कफन बांध कर आना चाहते हैं तो अब पहले इस्तीफा दें। बानी पीटीआई जब तक हर धर्मी की पॉलिसी खत्म करके सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ये अपने कारकुनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कफन बांधने, जनाजा पढ़ने की बातें क्यों कह देते कि मुतालिबात के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। ताकत के इस्तेमाल पर इजारादारी रियासत की है, किसी ग्रोह या जमात की नहीं हो सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दूसरे सूबों में मंसूबों के इफ्तिताह हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला धरने और मुजाहरों तक महदूद हैं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि सूबे के अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर हमने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। 26 यूनिवर्सिटीज़ के VCs नहीं, हुकूमत को चाहिए कि पहले इस प्रोसेस को मुकम्मल करे। VCs के लिए मरासला सूबाई हुकूमत ने अरसाल करना और गवर्नर ने अप्रूवल देनी होती है। अगर कहते हैं कि गवर्नर ने करना है तो मुझे 24 घंटे दें, मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में VCs की तैनाती करता हूँ। सूबाई हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल की है। पेशावर फैक्ट्री में आग लगी थी तो कैदी रिहा करवाए जा रहे थे। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान हुकूमत का वफाकी वजारत दाखिला को मरासला जारी। सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर फौज और FC की तैनाती की दरख्वास्त कर दी। मरासले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी। 17 नवंबर को सिब्बी और खिच्ची में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंद रखा जाए। BB 8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन 17 नवंबर को होगा। सूबाई असम्बली के नशिस्त सरदार सरफराज डोम के इंतकाल से खाली हुई थी। जिस्मानी अफजाइश की बात करें तो जिस्मानी अफजाइश के लिए जैसे खुराक ज़रूरी होती है वैसे ही जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए खेल कूद और वर्जिश ज़रूरी होती है। लेकिन इस्लामाबाद के पोश सेक्टर G6 में खेल का कोई भी मैदान नहीं है। बच्चे सड़कों और गलियों में खेलने पर मजबूर हैं। देखेंगे इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। चिराग तले अंधेरा की मिसाल तो उर्फे आम है, जिसका अमली नमूना ऐवान इक़्तिदार के कुर्ब में वाक़े सेक्टर G6 है, जो है खेल के मैदान से महरूम। बच्चे गलियों में खेलें तो अहले मोहल्ला होते हैं परेशान, सड़कों पर खेलें तो खतराए जान।
वफाक के MNA वोट के लिए देते रहे सिर्फ बयां पर बयां, कहां सवाल करे ये खल्के जहां। जी, जहां दीगर सहूलियात वफाकी दारुल हुकूमत के शायाने शान नहीं, वहीं सेक्टर G6 में खेलों के मैदान की कमी भी बड़ा मसला बन चुका है। शहरी कहते हैं सड़क पर खेलना मजबूरी मगर खतरनाक है, कई बार हादसे भी हो चुके हैं। हमारे पास ग्राउंड बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से हम मजबूर हैं इस रोड पे क्रिकेट खेलने में। अब देख सकते हैं ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, मगर हम मजबूर हैं, हम कहाँ जाएं। और ग्राउंड ना होने की वजह से हमें इन्हीं रोडों के ऊपर खेलना पड़ता है, और इन रोडों पे खेलने की वजह से कई बार इतनी दफ़ा नाखुशगवार वाक़यात हो चुके हैं। खिलाड़ी का कहना था तारिक फजल चौधरी ने वोट लेते वक्त वादा किया मगर जीतने के बाद प्ले ग्राउंड नहीं बनवाया। हमारे इस इलाके के MNA हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उनको यहाँ पे जगह भी है, वो अगर चाहें तो वो बना के दे सकते ग्राउंड, लेकिन शायद वो ये हमारे ख्याल से उनके तरजीहात में नहीं है ग्राउंड बना के देना। सड़क पर खेलते बच्चे किसी भी वक्त संगीन हादसे का शिकार हो सकते हैं। सड़क के बीचों बीच जान हथेली पर रखकर क्रिकेट खेलते इन बच्चों की निगाहें हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रही हैं। इन बच्चों का कहना है कि हुकूमत को इस्लामाबाद में खेलों के मैदान मुहैया करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन आकिब राना के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। मजीनी मोहल्ला गिलगित में पीने का साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आईं, रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मजीद तफसीलात बता रही हैं गिलगित से किरण कासिम। 4 महीने से पीने के साफ पानी की अदम फराहमी पर मजीनी महला गिलगित की खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हालात की सताई खवातीन सड़कों पर निकल आई और रोड ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दे दिया। खवातीन का कहना था कि उनके घरों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा, इलाके में पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। हम मजीनी महला की खवातीन इसलिए यहाँ आज एहतजाज के लिए जमा हो गई हैं। 2-4 महीने से हमें बिल्कुल पीने का पानी मुयस्सर नहीं। ये हम मजबूरी के तौर पे आज रोड पे निकल आए हैं, वरना आज तक हमने बाला हुकाम तक इतनी कोशिश की कि ये धरना न हो जाए, पानी आ जाए। खवातीन का कहना था हुकूमत तमाम मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी, पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाने बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़, गिलगित। सेनेट कायमा कमेटी की बात करें तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने नाकारा गंदम इंपोर्ट स्कैंडल की इंक्वायरी का फैसला कर लिया। कायमा कमेटी ने तहकीकात के लिए अमल वली खान की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी के TOR भी तय किए जाएंगे। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी और MD पास्को की जानिब से ज़ेली कमेटी की तजवीज़ की मुखालिफत की गई। MD पास्को ने कहा कि पहले ही इंक्वायरी कमेटियाँ गंदम स्कैंडल पर काम कर रही हैं, जबकि चेयरमैन कमेटी ने कहा कि हम सिर्फ इन कमेटियों के सहारे ही नहीं रह सकते, ये बड़ा स्कैंडल है, कमेटी खुद तहकीकात करेगी। तेलो गैस की बात करें तो चारों सूबों में तेलो गैस कंपनीज की जानिब से अवामी फलाह के लिए जमा की गई अरबों रुपए की रकम खर्च न किए जाने का इंकशाफ हो गया। 6 अरब 24 करोड़ 63 लाख रुपए की रकम ताहाल अकाउंट्स में मौजूद। बिजली की खपत कम होने के बाद पावर सेक्टर ने दरामदी LNG लेना बंद कर दी। पंजाब में ऑयल कंपनीज की जानिब से 1 अरब 31 करोड़ 86 लाख रुपए CSR का अकाउंट में जमा हुए। सिर्फ 42 करोड़ 74 लाख रुपए अवामी फलाह पर खर्च हुए, जबकि 89 करोड़ 12 लाख रुपए अभी तक जॉइंट अकाउंट में मौजूद। बिजली की खपत कम होने के बाद पावर सेक्टर ने दरामदी LNG लेना बंद कर दी। हुकूमत ने दरामदी LNG घरेलू सारिफिन को देने का फैसला कर लिया। घरेलू सारिफिन को LNG की फराहमी के लिए 163 अरब रुपए दरकार। 2 साल के दौरान पावर सेक्टर में पेट्रोलियम खपत में 600% से जायद कमी रिकॉर्ड हुई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल में 5,76,000 मेट्रिक टन कमी हुई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी होने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया कि FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तियाबी की वजह से समाअत आगे ना बढ़ सकी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर के मुताबिक वो 20 नवंबर को दस्तियाब होंगे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी अदालत के सामने पेश हुए और बताया दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर दलाल देंगे। वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है। केस 20 नवंबर को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए।